बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी फर्स्ट। इसमें हमने लास्ट टाइम जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारे पास था एनीमिया। ठीक है, कौन सा टॉपिक था? एनीमिया। कल हमने इसकी एक क्लास पढ़ ली थी, ए प्लास्टिक एनीमिया। हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। उसके अंदर हमने ए प्लास्टिक एनीमिया जो था इसको हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे व्हाट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता क्या है? मेगा का मतलब होता है लार्ज, मेगा मीन लार्ज, मतलब ऐसा एनीमिया जिसके अंदर जो साइज होता है वो सेल का, आरबीसीज का, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसा एनीमिया जिसके अंदर जो उनका साइज है वो लार्ज हो जाए या फिर ऑड फॉर्म में आ जाए। ठीक है, बेढंगा, बेतरतीबा, ऑड का मतलब होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद इसकी काजेस क्या है? व्हाट इज द काजेस? कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बेस पे ये होता है एनीमिया? ठीक है, इसमें हमारे पास दो काजेस हैं। एक हमारे पास है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी अगर हो जाए, ठीक है, और दूसरा है अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए। ठीक है, डेफिशिएंसी का मतलब मैंने क्या बताया था कल? डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। मतलब अगर जिस्म के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाए या फिर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो इन दोनों बेसिस की वजह से आप लोगों को क्या हो जाता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये जो विटामिन B12 है ये इसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है? विटामिन B12 की काज क्या है? causes of vitamin B12 deficiency। ठीक है, मतलब विटामिन B12 की कौन सी ऐसी वजह है जिससे बॉडी के अंदर कमी हो जाती है? उसमें हमारे पास ये है कि अगर हमने पहले नंबर पे है इनएडिक्वेट डाइट। ठीक है, अगर हमने अपनी खुराक सही नहीं ली, ठीक है, उसके बाद है इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब अगर आपकी बॉडी में जो चीज आप खा रहे हो, ठीक है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो सही नहीं हो रही। ठीक है, इम्पेयर्ड का मतलब होता है सही ना होना, सही ना होना। ठीक है, उसके बाद इनएडिक्वेट का मतलब होता है गैर मुकम्मल, गैर मुकम्मल। मतलब आप जो खुराक ले रहे हो, ठीक है, वो आप सही तरीके से नहीं ले रहे। ठीक है, प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर डाइट आप लोग नहीं ले रहे। और दूसरी है इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, मतलब जो हमने खुराक ले ली, आप लोगों ने जो खुराक ले ली उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी के अंदर सही नहीं हो रही। ठीक है, ये दो ऐसी काजेज हैं जिनकी बेस के
पर जो विटामिन B12 है वो आप लोगों की बॉडी के अंदर कम हो जाता है और उससे आप लोगों को क्या हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मतलब ऐसा एनीमिया जिसके अंदर जो आप लोगों के जो साइज है आरबीसीज का, ठीक है, वो ऑड हो जाता है और लार्ज हो जाता है। समझ आई? ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे इनएडिक्वेट ऐसी कौन सी खुराक है जिसके अंदर विटामिन B12 जो है वो बहुत ज़्यादा होता है या हमें लेना चाहिए? उसमें आ जाता है एग, मीट और पोल्ट्री। ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? डाइट कौन कौन सी है? एग, ठीक है, दूसरा है मीट और पोल्ट्री। ये ऐसी चीजें हैं जिनमें जो है विटामिन B12 जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में होता है और हमें जब भी विटामिन B12 की ज़रूरत हो तब हमें ये वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से विटामिन B12 की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी। कौन से फैक्टर हैं? इंट्रिंसिक हमारे पास है इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, डेफिशिएंसी। मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनके कमी की वजह से हमारा जो विटामिन B12 है वो कम हो जाता है। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर होते कौन से हैं? एक्चुअली ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर हैं ये हमारे पास प्रोटीन होती है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है? प्रोटीन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लाइकोप्रोटीन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये कहाँ प्रोड्यूस होती है? ये पैदा कहाँ पर होती है? ये पैदा होती है पेराइटल सेल ऑफ स्टमक। जो आपका मैदा होता है, ठीक है, उसके अंदर होते हैं पेराइटल सेल। आप लोगों ने इतना याद रखना है कौन से सेल पैदा करते हैं? पेराइटल सेल। कहाँ पे होते हैं? स्टमक के अंदर होते हैं। ठीक है। अगर कोई आप लोगों से ये पूछे कि इंट्रिंसिक फैक्टर है कौन कौन से, तो आप लोगों ने सिंपली इतना बताना है कि ऐसे फैक्टर जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए भी जरूरी होते हैं। अगर उनकी कमी हो जाएगी तो फिर जो इंसान है उसको क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है। कौन कौन सा एनीमिया होता है अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाए? परनीशियस एनीमिया। कौन सा एनीमिया है? पहला है परनीशियस एनीमिया। ये ऐसा एनीमिया होता है जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है। कौन सा एनीमिया? परनीशियस एनीमिया। ठीक है। ये क्यों होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जब बॉडी में हो जाती है तब ये एनीमिया हो जाता है। उसके बाद है गैस्ट्रेक्टोमी। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? गैस्ट्रेक्टोमी। ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रेक्टोमी है ये भी इंट्रिंसिक फैक्टर में आता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारे पास गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी भी इंट्रिंसिक फैक्टर में आता है। ठीक है। और ये भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे कॉम्पिटेंट फैक्टर हैं जो विटामिन B12 की
उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जरूरी है। कौन से ऐसे कॉम्पिटेंट फैक्टर हैं, ठीक है, जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए जरूरी है। कंपटीशन फॉर विटामिन B12, कंपटीशन फॉर विटामिन B12, ठीक है। सबसे पहले इसमें आ जाता है फिश टैपवर्म इन्फेस्टेशन। फिश टैपवर्म इन्फेस्टेशन, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है हमारे पास बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी सिंड्रोम होती है जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं, इन बैक्टीरिया की क्या हो जाती है? ओवरग्रोथ, ठीक है। बैक्टीरिया की क्या हो जाती है? ओवरग्रोथ। उसको आप लोग कहते हो बैक्टीरियल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम। ये सब कुछ किसमें है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। हमारा टॉपिक ये है, हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन है या जो मेटाबॉलिज्म होता है, वो क्यों विटामिन B12 है, क्यों जरूरी? हम लोग ये देखते हैं कि वाई विटामिन B12 इज नेसेसरी, ठीक है। ये हमारे पास क्यों जरूरी है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये हमारे पास जरूरी है मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। अगर तो हमारे पास विटामिन B12 होगा बॉडी के अंदर, ठीक है, तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद ये RBC की मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। RBC की मेंटेनेंस के लिए ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, सेकंड RBC की मेंटेनेंस, थर्ड मेंटेनेंस ऑफ CNS, थर्ड हमारे पास है CNS की मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अब ये CNS है क्या? CNS है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। मतलब इसमें क्या क्या आ जाता है? इसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इसके अंदर आ जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आएगा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इन सब चीजों के लिए हमारे पास विटामिन B12 जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने शुरू में ये कहा था कि ये जो हमारे पास मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, ये दो इसकी काजेज हैं। एक हमारे पास है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, ठीक है, और दूसरा था हमारे पास फॉलिक एसिड। दूसरा क्या था? फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। अब हमने
कंप्लीट कर पढ़ लिया। अब हम देखेंगे फॉलिक एसिड। अब क्या पढ़ेंगे? फॉलिक एसिड। कि फॉलिक एसिड जो है इसकी अगर हमारी बॉडी के अंदर ये हमें पूरा ना मिल रहा हो तो फिर क्या होता है? ठीक है, अब हम देखने लगे हैं फॉलिक एसिड। सबसे पहले हम देखते हैं इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ द डाइट। इसकी 3 वजह है, 2 इसकी वजूहात है फॉलिक एसिड। इसकी काजेस क्या है? काजेस ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है, मतलब फॉलिक एसिड की बॉडी के अंदर कम होने की क्या वजह है? सबसे पहले है इनएडिक्वेट डाइट। ठीक है, दूसरे नंबर पे है मेल एब्जॉर्प्शन। मेल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब ये इनएडिक्वेट डाइट को मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है नामुकम्मल। नामुकम्मल, जब आपकी खुराक पूरी ना हो बॉडी के अंदर। ठीक है, मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है रॉन्ग। मेल मीन रॉन्ग, गलत। जब आपकी बॉडी के अंदर जो एब्जॉर्प्शन है वो सही ना हो रही हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये फॉलिक एसिड में इनएडिक्वेट डाइट में क्या क्या आ जाता है। मतलब नामुकम्मल खुराक हम किसको कहते हैं? जब हम स्टारवेशन में हो। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखे रहना। ठीक है, स्टारवेशन का क्या मतलब होता है? भूखे रहना। ठीक है, जब हम अनबैलेंस डाइट लें। ठीक है, अनबैलेंस डाइट हम खाएं, हमारी खुराक के अंदर फॉलिक एसिड हो ही ना। ठीक है, उसके बाद जब हम अल्कोहल का यूज करें। ठीक है, यूज ऑफ अल्कोहल। ठीक है, जब हम बहुत ज्यादा अल्कोहल का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जब हम लैक ऑफ डाइट, जब हम खुराक बिल्कुल ही ना लें। लैक का मतलब होता है कमी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये मेल एब्जॉर्प्शन क्या है। आप लोगों की बुक में दिया हुआ है एक वर्ड ट्रॉपिकल सप्ल्यू। बुक में एक वर्ड यूज किया हुआ है, वो है ट्रॉपिकल सप्ल्यू। अब ये ट्रॉपिकल सप्ल्यू क्या है? ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें कोई पेशेंट है, कोई आपके पास पेशेंट है, उसको क्या हो गया? उसको डायरिया हो गया। ठीक है, उसको डायरिया हो गया। अब ये जो डायरिया होता है, ये अगर तो उसने इसे किया ओपन एरिया के अंदर। ठीक है, ओपन एरिया, किसी भी खुली जगह पे उसने डायरिया कर दिया। ठीक है, लूज मोशन। डायरिया क्या होता है? लूज मोशन। ठीक है, अब उसने कर दिया। अब इस पेशेंट के जो जर्म्स हैं, जर्म्स हैं, क्या है? जर्म्स, जो उसके जरासीम हैं, वो तो ओपन एरिया को इफेक्ट कर रहे हैं ना, ये नहीं कर रहे? कर रहे हैं, शाबाश। तो जाहिर सी बात है, जो साथ वाले लोग हैं, पास के इलाकों के अंदर जो लोग रह रहे हैं, उन जरासीमों की वजह से वो लोग भी इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिकल सप्ल्यू ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो डायरिया की वजह से जो साथ वाले इलाकों के जो लोग हैं वो इफेक्ट हो। ठीक है, उसको आप लोग कहते हो ट्रॉपिकल सप्ल्यू। उसके बाद कुछ ड्रग्स की वजह से भी होता है,
ठीक है। कुछ ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से भी ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। वो ड्रग्स कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल बारबिचुरेट, ठीक है, ये ऐसे ड्रग्स हैं। बारबिचुरेट है और उसके बाद एथेनॉल डाइफिनहाइड्रेटोन, एथेनॉल डाइफिनहाइड्रेटोन, ये ऐसी दो ड्रग्स हैं। वैसे तो बहुत सारे ड्रग्स हैं, मगर हम जो देख रहे हैं उनमें है बारबिचुरेट और एथेनॉल डाइफिनहाइड्रेट। ये ऐसे ड्रग्स हैं जिससे हमारी जो ड्रग्स की एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी के अंदर वो सही नहीं होती, गलत एब्जॉर्प्शन होती है, मेल एब्जॉर्प्शन होती है और उसकी वजह से हमें जो डेफिशिएंसी हो जाती है फॉलिक एसिड की, और उस फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हमें क्या हो जाता है? हमें हो जाता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनमें हमारी जो फॉलिक एसिड की जो रिक्वायरमेंट है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट, इंक्रीज फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें बॉडी के अंदर जो फॉलिक एसिड है वो क्या हो जाता है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है या उसकी जो ज़रूरत है वो बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। सबसे पहले है प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी, जाहिर सी बात है जब कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो उसकी अपनी बॉडी को भी फॉलिक एसिड की जरूरत होगी और जो बच्चा उस माँ की बॉडी से खुराक ले रहा होता है उसको भी फॉलिक एसिड की क्या होगी? जरूरत होगी। तो प्रेगनेंसी में, उसके बाद दूसरे नंबर पे है लैक्टेशन, जब वो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है। लैक्टेशन का मतलब क्या होता है? दूध पिलाना, ठीक है। उसके बाद है मेलेग्नेंसी। अब ये मेलेग्नेंसी क्या होती है? मेलेग्नेंसी ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी में जो सेल होते हैं उनकी डिवीजन जो है वो इनएडिक्वेट होती है। इनएडिक्वेट सेल डिवीजन, ठीक है। मेलेग्नेंसी क्या होती है? जिसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उनकी जो डिवीजन होती है वो क्या हो जाती है? इनएडिक्वेट हो जाती है। मतलब इस बात को समझने के लिए हम इस तरह देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल है, ठीक है, एक सेल है। अब इसने डिवाइड होना था दो सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल दो सेल में इसने क्या हो जाना था? डिवाइड हो जाना था। ये सेल नंबर 1 है और ये सेल नंबर 2 है। बजाय इसके कि ये दो सेल में डिवाइड हो, यही सेल जो है ये एक दफा डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर डिवाइड होगा। इस तरह डिवाइड होता 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 ये ऐसे डिवाइड होता जाएगा, ठीक है। जब ये ऐसे डिवाइड होगा तो ये हमारे पास क्या है? सेल की एबनॉर्मल सेल डिवीजन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एबनॉर्मल सेल डिवीजन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं। अब इसी बात को कहा जाता है मेलेग्नेंसी, एबनॉर्मल सेल डिवीजन या इनएडिक्वेट सेल डिवीजन, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से दूसरे ऐसे फैक्टर्स हैं या काजेज हैं जिनसे जो है आप लोगों का जो डीएनए का मेटाबॉलिज्म है वो इफेक्ट होता है, या कौन कौन सी ऐसे ड्रग्स हैं जो डीएनए के
मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, सेल की तबीयत के अंदर डीएनए जो है उसका भी रोल होता है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल की तबीयत को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। उनमें हमारे पास है एंटी कैंसर ड्रग्स, काजेज। ठीक है, दैट इफेक्ट द डीएनए मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या काजेज हैं जो डीएनए के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती हैं। उसमें हमारे पास कौन कौन सी ड्रग्स हैं, इसके अंदर आ जाती हैं कुछ ड्रग्स। क्या आ जाती हैं, ड्रग्स। अब वो ड्रग्स कौन सी हैं, वो ड्रग्स हैं एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग, ऐसी ड्रग जो डीएनए के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करेगी, वो हमारे पास है एंटी कैंसर ड्रग। अब उन एंटी कैंसर ड्रग में कौन कौन से ड्रग हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरोयूरासिल। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, मरकैप्टोप्यूरिन। ठीक है, उसके बाद तीसरी है साइटोसिन। तीसरी कौन सी है, साइटोसिन। ये ऐसी ड्रग्स हैं जो हमारे पास डीएनए का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ये क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी। ठीक है, मतलब जब भी किसी पेशेंट को एंटी कैंसर ड्रग्स दी जाती हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, तो वो उस पेशेंट के जो सेल होते हैं बॉडी के, उनके डीएनए को जाके वो इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट भी इसी की क्लास है, एनीमिया की क्लास है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। हम लोग पढ़ रहे हैं एनीमिया की क्लासिफिकेशन। ठीक है, एनीमिया की क्लासिफिकेशन ये हमारा टॉपिक है। इसके अंदर आज जो हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं वो है पर्नीशियस एनीमिया। अब ये पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है, ऐसा एनीमिया जिसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लूकोजा है, देखो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इस शेप में स्टमक होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है यहाँ पे म्यूकोजा, एक म्यूकोजा सेल की लेयर होती है। ठीक है, क्या होती है, ये क्या है, म्यूकोजा, म्यूकोजा सेल है। ठीक है, ये हमारे पास है क्या, स्टमक। ठीक है, अब इसके अंदर पर्नीशियस एनीमिया में जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, ये वाले जो सेल होते हैं, इनकी क्या हो जाती है, इनकी हो जाती है एट्रोफी। क्या हो जाती है, एट्रोफी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एट्रोफी क्या है। ए का मतलब होता है, ए का मतलब होता है समान। क्या हो जाता है, क्या मतलब होता है, समान। ट्रॉफी मीन साइज, ट्रॉफी मीन साइज, मतलब जो म्यूकोजा के जो सेल होते हैं उनका जो साइज होता है वो क्या हो जाएगा, समान। वो क्या हो जाता है, समान। किसके अंदर, पर्नीशियस एनीमिया के अंदर। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं, पर्नीशियस एनीमिया। ये एनीमिया की क्लासिफिकेशन में आता है पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, उसके बाद इसमें जो मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक फैक्टर, पीछे मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक फैक्टर भी होते हैं।
अब यहाँ पे जो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फेल, क्या हो जाते हैं, फेल, जिसकी वजह से ये एनीमिया हो जाता है। मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर में मैंने आपको लास्ट पॉइंट में क्या बताया है, कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। जब बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होंगी ही नहीं तो फिर हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर सपोर्ट किसको करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन या सिंथेसिस या मेटाबॉलिज्म वो होता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे विटामिन B12 की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी, वो होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट आपको बताया है कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें क्लिनिकल फीचर्स की, मतलब हमारे पास कोई पेशेंट आया, ठीक है, हमारे पास क्या आया, कोई भी पेशेंट, हम बात करने लगे हैं क्लिनिकल फीचर्स की, ठीक है। ये क्लिनिकल फीचर्स किसके हैं, पर्नीशियस एनीमिया के। हमने ये देखना है कि हमारे पास आया तो पेशेंट, ठीक है, अब वो पेशेंट कैसा था, मतलब उस पेशेंट की साइन एंड सिम्टम क्या थी, उसको उस पेशेंट को देख के हमने क्या जज किया, हमें कैसे पता चला कि उस पेशेंट को पर्नीशियस एनीमिया है। सबसे पहले जो है इसके अंदर पेशेंट को हो जाता है डिस्पीनिया, ठीक है। उसके बाद होता है सिनकोप, और यहाँ पे जो हमें पेशेंट है वो लेस सिक दिखाई देता है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर एनीमिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डिस्पीनिया क्या होता है, ये डिस्पीनिया होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस जो है, पेशेंट का जो सांस है वो ठीक नहीं आता, वो ऐसे आएगा, ऐसे, या आएगा एकदम झटका देके, एकदम झटका देकर रुक जाएगा, उसको आप लोग क्या कहते हो, पर्नीशियस, सॉरी डिस्पीनिया। उसके बाद है दूसरा सिनकोप। अब ये सिनकोप क्या होता है, सिनकोप जो होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सिनकोप क्या होता है, ये होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब जो पेशेंट होता है वो अपने होश में नहीं होता, होश खो देना, होश खो देना, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का क्या मतलब हुआ, होश खो देना। उसके बाद इस पेशेंट की जो स्किन होती है वो पेल हो जाती है, स्किन क्या हो जाती है, पेल ऑफ स्किन, क्या है, पेल ऑफ स्किन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है टंग जो होती है, जो पेशेंट की जो जबान होती है, जो टंग होती है वो रेड और इन्फ्लेम हो जाती है, रेड एंड इन्फ्लेम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है क्लिनिकल फीचर्स, मतलब कौन सी ऐसी बेसिस हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बेस पे हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट आया उसको पर्नीशियस एनीमिया था। हमने किस तरह जज किया, हमने ऐसे जज किया, उसको था डिस्पीनिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो सांस सही ले रहा था, उसको सिनकोप की भी बीमारी थी। सिनकोप क्या होती है, मतलब कि वो जो पेशेंट है वो अपने होश में नहीं था, उसकी जो जबान है वो सुर्ख हो जाती है और वो सूज जाती है, ठीक है। उसके बाद उसकी जो स्किन है वो पेल येलो कलर की हो जाती है।
अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जाहिर सी बात है, हमारे पास पेशेंट आया है पर्नीशियस एनीमिया का, हमने उसको ट्रीट तो करना है। हम उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे? पर्नीशियस एनीमिया की ट्रीटमेंट हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है ऐसे पेशेंट की। समझ आ रही है आप लोगों को? पक्की बात है? चलो, बहुत अच्छी बात है अगर समझ आ रही है। कोई क्वेश्चन अभी तक? ठीक है, गुड। ट्रीटमेंट की हम इसको देते हैं हाइड्रोक्सीकोबालामीन। हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? हम करते हैं हाइड्रोक्सीकोबालामीन 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है, 1000 माइक्रोग्राम, ठीक है। ये हम देते हैं इंट्रामस्कुलर। हाइड्रोक्सीकोबालामीन हम किस तरह देंगे पेशेंट को? IM, हम देंगे IM, और ये हम देते हैं एवरी 3 मंथ। कैसे देते हैं? एवरी 3 मंथ हाइड्रोक्सीकोबालामीन देंगे 1000 mcg माइक्रोग्राम, ठीक है, पर ml, और एवरी 3 मंथ हम हर 3 माह के बाद देंगे। टोटल हम उसको दे सकते हैं 4000 से लेके 6000 तक। टोटल हम एक पेशेंट को कितनी अमाउंट में दे सकते हैं? 4000 से लेके 6000 माइक्रोग्राम पर ml तक हम उस पेशेंट को हाइड्रोक्सीकोबालामीन दे सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ट्रीटमेंट किस चीज की? पर्नीशियस एनीमिया की। समझ आई? हाइड्रोक्सीकोबालामीन एक इंजेक्शन है, एम्प्यूल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? एम्प्यूल, ठीक है, और यह होता है 100 माइक्रोग्राम पर ml। हम उस पेशेंट को दे सकते हैं। कैसे देंगे? इंट्रामस्कुलर देंगे। जब भी इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर दिया जाता है किसी भी पेशेंट को, तो वो हमेशा 90 डिग्री पे लगाया जाता है, ठीक है। 90 डिग्री ये क्या है? ये इंजेक्शन का एंगल है, ठीक है। इस एंगल के ऊपर मतलब डायरेक्ट इस तरह से हम इंजेक्शन लगाएंगे इंट्रामस्कुलर। कहाँ पे? ये वाली जो जगह होती है डेल्टाइड मसल के अंदर लगाएंगे, ठीक है। और एंगल कौन सा होगा? 90 डिग्री। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास देखते हैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? एनीमिया की टाइप है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिक एसिड ऐसा एनीमिया जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो जाता है। मैंने आपको पीछे बताया था मेगालोब्लास्टिक के अंदर, मेगालोब्लास्टिक जो था वो किस वजह से होता था? मेगालोब्लास्टिक की 2 वजूहात थी। एक था फॉलिक एसिड और दूसरा था विटामिन B12। दूसरा क्या था? विटामिन B12। अब हम पढ़ रहे हैं फॉलिक एसिड। अब फॉलिक एसिड की बात हो रही है, देखो यहाँ पे ये टाइप है, इट इज द टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक, इट इज द टाइप ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ बताया है कि ये एनीमिया जो है मेगालोब्लास्टिक, इसकी 2 वजूहात होती हैं, एक फॉलिक एसिड और दूसरा विटामिन B12। इसी वजह से हमने फॉलिक एसिड को क्या कहा कि ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की क्या है? टाइप है। अब यहाँ पे अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसका जो पेशेंट होता है, क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको अभी बताया
कि क्लिनिकल फीचर्स होते क्या हैं। मतलब आपके पास कोई भी पेशेंट आया, हमने उस पेशेंट को किस बेस के ऊपर जज करना है कि उस पेशेंट को हो क्या रहा है। मोस्टली तौर पर ये जो है एक सिम्टोमेटिक होता है या एनीमिया। मतलब एसिम्टोमेटिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नो सिम्टम। नो सिम्टम मतलब कोई भी अलामत नहीं होती। सिम्टम का मतलब क्या है, अलामत। कोई भी अलामत नहीं होती इसके अंदर मोस्टली तौर पर, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम नजर आती हैं। एसिम्टोमेटिक होता है और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हमें दिखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई गैर जरूरी, नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, गैर जरूरी, जो इतनी खास जरूरी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से सिम्टम हैं, इसमें है वेट लॉस, ठीक है, जो पेशेंट है उसका वेट लॉस हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, फटीग हो जाती है, इंसोम्निया हो जाता है। क्या हो जाता है, फटीग। फटीग किसको कहते हैं, फटीग, फटीग हमारे पास होती है थकावट, थकावट जो आपको अक्सर हो जाती है, उसको कहते हैं फटीग। उसके बाद है इंसोम्निया। क्या है, इंसोम्निया क्या होता है, इंसोम्निया होता है लैक ऑफ स्लीप। आप लोगों को नींद नहीं आती, क्या होता है, लैक ऑफ स्लीप, उसको आप लोग क्या कहते हो, इंसोम्निया। उसके बाद कुछ जीआईटी की सिम्टम्स भी अपेयर होती है यहाँ पे, जिसमें होती है चिरोसिस, ठीक है। जीआईटी की सिम्टम्स भी होती हैं, कुछ सिम्टम्स हैं जीआईटी की, जीआईटी सिम्टम। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी है, स्केलिंग, स्केलिंग मतलब स्केल बन के छिलके उतर जाना। स्केलिंग क्या है, छिलके उतर जाना, ठीक है। लैक का मतलब होता है कमी, लैक का क्या मतलब होता है, कमी। इंसोम्निया मीन लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आती पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद हमने ऐसे पेशेंट को ट्रीट भी तो करता है ना, जाहिर सी बात है, हमारे पास एक पेशेंट आया, हमने उसको ट्रीट भी करना है। फॉलिक एसिड का जो पेशेंट होता है उसकी ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल हो सकती है, आप लोगों के दिमाग में क्या आ रही है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो हम उस पेशेंट को क्या देंगे, देखो डेफिशिएंसी हो गई बॉडी के अंदर किसकी, फॉलिक एसिड की, तो जाहिर सी बात है हम उस पेशेंट को क्या देंगे, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड देंगे उस पेशेंट को, ठीक है। और हम उस पेशेंट को कितना फॉलिक एसिड देंगे, हम उसको देंगे 5 mg फॉलिक एसिड डेली। कितना देंगे, 5 mg। कितना फॉलिक एसिड देंगे, 5 mg फॉलिक एसिड देंगे डेली, ठीक है। मगर इस ट्रीटमेंट के अंदर एक बात याद रखनी है कि ये जो फॉलिक एसिड है, ये हम इस ट्रीटमेंट में क्या याद रखना है कि फॉलिक एसिड को हम लोगों ने नहीं देना विटामिन B12 के साथ, ठीक है। प्लस फॉलिक एसिड और विटामिन B12 नहीं देना, हम क्या देंगे पेशेंट को, सिर्फ और सिर्फ फॉलिक एसिड ही देंगे। ओनली गिव फॉलिक एसिड, ओनली गिव फॉलिक एसिड, ठीक है। हम उसको ये फॉलिक एसिड कॉम्बिनेशन में विटामिन B12 के साथ नहीं देंगे, ठीक है। अगर हमने उस पेशेंट को दे दिया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, उसके अंदर हो जाएगा न्यूरोलॉजिकल
जो कि आपके ब्रेन के अंदर होती हैं, ठीक है। जिनमें आपका जो ब्रेन होता है उसके अंदर हर वक्त जो है बायोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंजेस हो रही हैं। ब्रेन के अंदर क्या होती हैं? बायोकेमिकल एंड इलेक्ट्रिकल चेंजेस, ये ब्रेन के अंदर हो रही हैं, ठीक है। इन चेंजेस से आपके ब्रेन का जो है, इन सारी की सारी चेंजेस से आप लोगों के ब्रेन से क्या जाता है? मैसेज। क्या जाता है? मैसेज, ठीक है। बॉडी के पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मैसेज जाएगा किसको? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब हमने बात यहाँ पे ये करनी है कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाती हैं। ये कौन सी होती हैं? इनमें होती हैं फॉर एग्जांपल वीकनेस ऑफ मसल, मसल का कमजोर हो जाना, वीकनेस ऑफ मसल। उसके बाद क्या होता है? पैरालिसिस। उसके बाद होता है पैरालाइसिस। इसका मतलब होता है फॉलिज। पैरालाइज क्या मतलब होता है? फॉलिज, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये किस केस में होंगी? अगर हमने पेशेंट को फॉलिक एसिड प्लस विटामिन B12 एक साथ दे दिया, ठीक है, तो फिर उसकी जो बॉडी है या उसका जो ब्रेन है उसके अंदर हो जाएंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। समझ आई? और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती क्या है? हमारे ब्रेन के अंदर एवरी टाइम इन अ डे एंड नाइट इलेक्ट्रोकेमिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस आर अकर, ठीक है। बायोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस हो रही होती हैं, तब्दीलियां होती हैं, जिनकी बेस पे जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है या फिर मैसेज देता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों को किस लिए मैसेज देगा? मुख्तलिफ एक्शन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बॉडी को ये कहा किसी टाइम के आपने फलां बंदे को जाके मारना है, दूसरे टाइम पे वो ये कहेगा कि आप अगर आपने किसी गर्म चीज को टच किया तो ये आपका ब्रेन क्या दे रहा है? मैसेज दे रहा है, ठीक है। ये आपकी क्या है? बायोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। तो इनकी ये चेंजेस होती हैं और इसी के बेस के ऊपर क्या हो जाती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब न्यूरोलॉजिकल को याद रखना है रिलेटेड टू द न्यूरॉन्स। ऐसी बीमारियां जो रिलेटेड टू न्यूरॉन्स हैं। हाँ, ये न्यूरॉन्स कहाँ पे होती हैं? ये ब्रेन के अंदर होती हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास क्या आ जाता है? मसल आपके वीक हो जाते हैं और आपको क्या हो जाता है? पैरालिसिस, फॉलिज हो जाता है। समझ आ गई आप लोगों को? कोई क्वेश्चन? चलो अच्छी बात है अगर आप लोगों को समझ आ गई है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इस एनीमिया वाले टॉपिक को खत्म करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज का ये लेक्चर था। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई मसला है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। नो क्वेश्चन? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।